म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करना आसान तो बड़ा लगता है, लेकिन कई बार एक ऐसी छोटी हम गलती कर जाते हैं जिस कारण से हमें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आप वाइफ हैं और आपने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल किया है और आपको पता लगे कि एक मोशन के बाद आपको हस्बैंड ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे। इसी तरह अगर आप हस्बैंड और आपको लगता है कि वाइफ ने केसेस विड्रॉ करने से मना कर दिया आफ्टर फर्स्ट मोशन, तो क्या होगा। कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी दिक्कतें रहती है म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में। लगता प्रोसेस सिंपल है, लेकिन कई बार छोटी गलतियां भारी पड़ जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाएं जहां हम आपको बताएं कि व्हाट इज म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स, कैसे फाइल होता है, कहां होता है और उसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जब आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करें, ताकि जो आपका डिजायर्ड एम है वो आपको पूरा मिले। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल चॉइस। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स की, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और बात कर रहे हैं कि कौन सी 3 ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको घर बैठे ऐसे अपडेट्स मिलती रहे। देखिए दोस्तों, डिवोर्स फाइल करने के 2 तरीके हैं। अगर अगली पार्टी आपके साथ कंसेंट नहीं दे रही डिवोर्स फाइल करने के लिए, तो जो सेक्शन 13 में ग्राउंड मेंशन है, जैसे क्रूअल्टी, डेजर्शन, जो भी ग्राउंड मेंशन है, उस पर आप सेक्शन 13 की एप्लीकेशन डालते हैं अपने शहर के फैमिली कोर्ट में और कहते हैं कि मेरे साथ इस तरीके से गलत हुआ है, इस कारण मुझे डिवोर्स दिलाया जाए। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी साल लग जाते हैं। तो क्या किया जाए। जो दूसरा तरीका यहीं से ईजाद होता है, वो ये कहता है कि अगर दोनों पक्ष यानी पति और पत्नी राजी हैं म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए, तो उसके लिए एक प्रोविजन किया गया सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो ये कहता है कि अगर पति पत्नी आपस में राजीनामा करके अगर जॉइंट पिटिशन डालते हैं तो उस म्यूचुअल कंसेंट से उनका डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कोर्ट को ये नहीं देखना है कि आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि जो म्यूचुअल कंसेंट के लिए पार्टी आई है, क्या वो फ्री विल से आई है, क्या दोनों वास्तव में अपना डिवोर्स करना चाहते हैं या नहीं। बस कोर्ट को इतना देखना होता है। तो सेक्शन 13B की एप्लीकेशन आपके शहर के फैमिली कोर्ट में फाइल होती है, जॉइंट पिटिशन फाइल होती है बाय हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली, ये कहते हुए कि हम दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं, क्योंकि 1 साल से अलग रहना इसका एक मेन ग्राउंड होता है, और अब हम दोनों पक्षों के बीच में किसी भी तरह का कोई संवाद या कोई प्रेम, किसी तरह का उत्साह नहीं बचा और हम दोनों आपस में अलग होना चाहते हैं। इस ग्राउंड पे आप पिटिशन फाइल करते हैं, और यहाँ पे अगर आपको लगता है तो जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की होती है वो आप उस पिटिशन में लिखते हैं, सारी टर्म्स को लिख के फिर आप पिटिशन को फाइल करते हैं। सेक्शन 13B में 2 मोशन होते हैं। जिस दिन आप फाइल करते हैं उस दिन आपकी बात को रिकॉर्ड किया जाता है, एफिडेविट लिया जाता है और फर्स्ट मोशन साइन करा जाता है, यानी आप दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हाँ हमें आगे बढ़ना है डिवोर्स लेने के लिए। उसके बाद कानून ये कहता है कि जो सेकंड मोशन होगा उसके लिए कोर्ट आपको मिनिमम 6 महीने की बात की डेट देगा, लेकिन मैक्सिमम जो डेट होगी वो 18 महीने से कम की होगी। इससे हम कानून की भाषा में कहते हैं कूलिंग पीरियड। बेसिकली कोर्ट आपको कूलिंग पीरियड ये देते हुए कहती है कि आप देख लीजिए, सोच लीजिए, कूल हो जाइए कि क्या आपको वास्तव में डिवोर्स लेना नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है आप हीट में आके एक बार डिवोर्स लेना आ जाएं, लेकिन बीच में आपको पता लगे कि शायद आप जल्दबाजी कर रहे थे, तो कई बार कंसेंट विड्रॉ हो जाता है और वो डिवोर्स नहीं लेते हैं। इसी मंशा से इस कूलिंग पीरियड को बनाया गया है। तो बात ये रही कि जब आप फर्स्ट मोशन हो जाएगा उसके बाद सेकंड मोशन करते हैं और वापस वही बात कहते हैं कि यस हमें डिवोर्स लेना है, तो फाइनली कोर्ट डिक्री पास करके आपको डिवोर्स ग्रांट कर देती है। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिलैक्सेशन दे रखी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर दोनों पार्टी में बिल्कुल नहीं बन रही है और अगर वो जल्दी चाहते हैं तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं संबंधित कोर्ट में कि मेरा 6 महीने का कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ किया जाए। तो जो लर्नेड फैमिली कोर्ट है वो 6 महीने का आपको वेव ऑफ भी कर सकती है, और वो नहीं कर रही है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर उस एप्लीकेशन को चैलेंज करके उस कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ भी करा सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करना है। एक और ज़रूरी बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखकर हम आपस में एक राजीनामा या जिसको लोकल लैंग्वेज में छोड़ पट्टी कहते हैं वो लिख के साइन कर लेते हैं और हमारा डिवोर्स हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि डिवोर्स जब तक कॉम्पिटेंट फैमिली कोर्ट ग्रांट नहीं करती उसकी कोई भी लीगल बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती। अगर आप स्टाम्प पे लेके कर रहे हैं तो ध्यान रखिए अगली पार्टी आप पे 494 IPC जो बाईगेमी होती है उसका आप पे एलिगेशन लगा के आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। तो ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ से वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है जहाँ हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी 3 गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है जब आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। सबसे पहली गलती, लोग क्या करते हैं कि जब म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करते हैं तो सिंपल सी 2-4 पेज की एक एप्लीकेशन डाल के बोलते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। वो आपस में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फाइल कर रहे हैं, क्या उन्होंने डिसाइड किया है, वो उस पिटिशन के साथ MOU को अटैच ही नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए जाएं
तो आप जो आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो MOU हम जिसको कहते हैं, जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है, उसको उस पिटीशन का पार्ट बनाएं ताकि वो जुडिशियल रिकॉर्ड बने, ताकि कोई भी पार्टी जल्दी से नहीं बदले। अब आपको उस MOU में हर चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। आपको ये लिखना है कि हस्बैंड ने वो वाइफ को इस तरीके से प्रॉपर्टी देगा, इस तरीके से वो एलिमनी देगा और ऐसे ऐसे फेज में देगा। उसी तरह वाइफ को ये मेक श्योर करना है कि उसके पास सारी एलिमनी जो वन टाइम आ जाए वो उसको सब लिखा हुआ हो प्रॉपर, कि उसको कैसे DD मिलेगी या कैसे FD होगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी किसको कब कैसे दी जाएगी उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उसमें लिखें कि अगर वाइफ ने कोई केसेस फाइल कर रखे हैं तो वो कब कब विड्रॉ होंगे, कैसे वाइफ वहाँ जाके उस दिन एप्लीकेशन लगाएगी और केसेस विड्रॉ करेगी। तो यानी सारी चीज़ों को आप जितना एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं आपको MOU में लिखना चाहिए और उस MOU को जुडिशियल रिकॉर्ड का पार्ट बनाना चाहिए। मोस्टली लोग उसको पार्ट नहीं बनाते और बाद में पछताते हैं कि ये तो हमने कहीं लिखा पढ़ी में लिखा ही नहीं, हमने कोर्ट में फाइल ही नहीं किया। तो पहली गलती होती है MOU या सेटलमेंट एग्रीमेंट को पार्ट नहीं बनाना, जिसको आपको नहीं करना है और उसको पार्ट बनाइए। सेकेंड गलती यहीं से आगे हम बढ़े तो आती है, तो वाइफ को हमेशा एक डाउट रहता है कि जो हस्बैंड ने सपोज मेरे को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है और अगर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए और वो बाद में अमाउंट देने से मना कर दें तो। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्लियरली लिखना है हर एक चीज़ कि कौन से मोशन पे कितना अमाउंट दिया जाएगा। मेक श्योर आप चेक ना लें, क्योंकि कई बार चेक बाउंस हो जाते हैं तो उसकी एक अलग लिटिगेशन शुरू होती है। आप कैश अमाउंट को भी नहीं लाएं क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होता है। सबसे बेस्ट होता है या तो FD करवा लें या DD करवा लें, बिकॉज DD से बेस्ट कुछ एविडेंस हो नहीं सकता। DD का जो नंबर है उस MOU में आप लिखवा दें और उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करें। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको प्रॉपर एलिमनी मिल जाए। और तीसरी गलती भी यहीं से आती है कि जो हस्बैंड साइड होते हैं उनको डर लगता है कि हम अगर मेंटेनेंस दे दें कल वाइफ केसेस विड्रॉ ना करे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप म्यूचुअल एग्रीमेंट फाइल कर रहे हैं, जो जॉइंट सेटलमेंट एग्रीमेंट फाइल कर रहे हैं, उसमें ये लिखें कि फर्स्ट मोशन के बाद वाइफ जिन जिन कोर्टों में जहाँ जहाँ हमारे केसेस चल रहे हैं वहाँ जाएगी, एक एप्लीकेशन मूव करेगी और उस केसेस को विड्रॉ करेगी। दोस्तों जब राजीनामा हो जाता है तो 125 CRPC की मेंटेनेंस एप्लीकेशन हो या डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स हो या फिर अगर आपकी कोई भी और अन्य प्रोसीडिंग चल रही है तो वो सिंपल एप्लीकेशन डाल के विड्रॉ हो जाती है। बस एक 498 की जो ट्रायल होती है वो आपके सिंपल एप्लीकेशन डालने से विड्रॉ नहीं होती, बिकॉज वो नॉन कंपाउंडेबल होती है और जो लर्नेड मजिस्ट्रेट होते हैं वो उसको कंपाउंड नहीं कर पाते। इसलिए वो जब एप्लीकेशन डिसमिस करते हैं तो उसको चैलेंज करते हुए दोनों पार्टी जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट, जहाँ वो 482 CRPC की पिटीशन लगा के उस प्रोसीडिंग को क्वैश करवाती है क्योंकि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होते। तो ये भी आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3 गलतियां जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करें तो आप ये ना करें। पहला, MOU को पार्ट बनाएं। दूसरा, पूरा पैसा एक साथ ना लें ना एक साथ दें, उसको पार्ट में बांटें, हर चीज़ को लिखें। आइडल वे तो ये होता है कि सपोज़ अगर आपको 100 रुपीज़ देने तो 50 रुपये फर्स्ट मोशन पे दिए जाए और 50 रुपये बाकी के सेकंड मोशन वाले दिन दिए जाए। और तीसरी गलती यहाँ से आती है कि केसेस कब विड्रॉ करें, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट मोशन से पहले कोई भी केस विड्रॉ ना करें और फर्स्ट मोशन से सेकंड मोशन के बीच में केसेस विड्रॉ करें। वहाँ पे आप एप्लीकेशन डालें और उसमें लिखें कि सिंस देयर इज एन कॉम्प्रोमाइज़ और हमने 13 भी मूव कर दी हैं इसलिए हम यहाँ से केसेस विड्रॉ कर रहे हैं। उसको भी आप एप्लीकेशन के साथ उस MOU को पार्ट बना दें ताकि कोर्टों को समझने में आसानी हो और फ्यूचर में आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता लगा होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का। और एक जो सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाल ही में 13 अप्रैल 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक धनंजय वर्सेस रुचिका राठी नाम से एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, MOU है और फर्स्ट मोशन होने के बाद अगर कोई भी वन ऑफ द पार्टनर अपना कंसेंट उस टर्म्स एंड कंडीशन से विड्रॉ कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बाध्य है कि वो उस एग्रीमेंट को फॉलो करे। उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, आपको वो भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे अपडेट्स मिलती रहे। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।